बड़े मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई, सब लोग, आपने जो शक्ति इस कोटपुतली की जनता को दी और जो विश्वास कायम किया, आज दोनों जगह आपकी मेहनत का नतीजा है कि चाहे तो पावटा पंचायत समिति में जो प्रधान बना वो आपकी बदौलत बना, जिसमें हमारे बीच बैठे भाई बनवारी लाल जी स्वामी जो अब ओबीसी के आपके यहाँ के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने पूरे राजस्थान के अंदर जो मिसाल कायम की, एक लड़ने का जो जज्बा दिखाया, हम सब आपको सदैव याद रखेंगे। आने वाले समय में फिर से कोटपुतली के भाई और हमारे अभी जितने भी मेरे पार्टी के सभी पदाधिकारी, इस पार्टी में सिर्फ एक ही बात है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो जो पदाधिकारी है उन सबसे बड़ा है। यहाँ पदाधिकारी कुछ नहीं, अन्य पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पदाधिकारी बड़े होते हैं, कार्यकर्ता को अगर उनके पास समय है तो बात कर ले या नहीं करे। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात जो इस पार्टी में वो ये है कि हमारा जो कार्यकर्ता है वो हमारा भगवान है, पदाधिकारी उसके सेवक है। जब भी वो आदेश करेगा आदेश हम लोग काम करते हैं। हम सब ने आपने जो कुछ अल्प समय के अंदर इतनी अच्छी, भाई प्रताप सिंह जी शेखावत जो हमारे आर्मी डिपार्टमेंट से हैं और हमारे यहाँ के संपूर्ण जयपुर जिले में जो आप सेना के जो पूर्व जितने भी सैनिक हैं और आरएलपी पार्टी के जो अध्यक्ष के रूप में आप यहाँ के जो कमान संभाल रहे हैं, मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर आए और इन युवाओं को हौसला बढ़ाए, बुजुर्गों को, कि हमारे जो पार्टी में जिस गति के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि जो पूर्व सैनिक है वो जिस प्रकार से उन सबको पता है कि आने वाले समय में किस पार्टी का भविष्य। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से एक आग्रह करूंगा कि 4 तारीख की बिटिया की शादी है और वैसे तो मुझे बताना नहीं चाहिए क्योंकि मैं परिवार में है, तो आप सभी परिवार के सदस्य से निवेदन है कि 4 तारीख को तिरुपति में आप सब लोग आए और बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करें। आज मैं ज्यादा लंबा नहीं कहना चाहूंगा, सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा साथियों, आरएलपी की विशेषता क्या है उससे पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। जब महाराणा प्रताप घायल अवस्था में जब वन के अंदर छुप रहे थे और फिर से वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उस वक्त मुगलों ने चारों तरफ से उनके खाने को, आपने सुना भी होगा कि घास की रोटी खाया करते। उसी टाइम दूर गांव के अंदर एक विधवा रहा करती थी, उसके बेटे का नाम था दूधा। और जब उसे लगा कि 8-10 रोज से महाराणा प्रताप सिर्फ घास की रोटी खाकर फिर से इस मातृभूमि के लिए युद्ध की तैयारी कर रहे, तो उसके छोटा सा बेटा था, सिर्फ 8 साल का, विधवा के अकेला एक ही बेटा था। तो उसे कहा कि दूधा तू राणा जी की रोटी देख रहा हो? तो उसने कहा नहीं मां, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे शरीर में रक्त की अंतिम बूंद रहेगी तब तक मैं कोशिश करूंगा कि राणा जी तक मैं पहुंचूं और उनको खाने की सामग्री उपलब्ध कराऊं। जैसे वो जंगल की ओर बढ़ता है, मुगल सेना का ध्यान उसकी तरफ जाता है और उसको जब बोलते हैं तो और तेज गति से भागना स्टार्ट करता है। और जैसे उसके पास सैनिक पहुंचते हैं और सैनिक पहुंचने के बाद में जैसे ही वो जाता है तो जिस हाथ में वो भोजन लेके जा रहा था उसी हाथ को काट देते हैं। हाथ नीचे कटने के बाद गिरता है तो वापस उनकी तरफ नहीं देखता, वो वापस सिर्फ खाने की तरफ देखता है। खाने का वो जो भोजन का जो थैला था उसको उठाकर दूसरे हाथ से, एक हाथ कट गया, उसके बाद में उठाकर फिर जंगल की तरफ भागता है। और जैसे ही राणा जी के वहां पहुंचने के बाद में जब महाराणा प्रताप को आवाज लगाता है और जैसे उसको ये लगता है, जैसे ही महाराणा प्रताप जाते हैं वो बेहोश स्थिति में हो जाता है, तब वो ये कहता है, महाराणा प्रताप जो हम सब लोग जानते हैं कि अगर कोई इस मां का वीर पुत्र जब भी कभी बात चलती है तो सबसे पहले महाराणा प्रताप का नाम आता है। जब महाराणा प्रताप कहते हैं कि आपने इतना जोखिम क्यों उठाया, तब उसने कहा, एक 8 साल के दूधा ने कहा कि आप मेरी मां के लिए लड़ रहे हो और जब मैं सुबह उठता हूं
तो जब मुगल मेरी माँ के सीने के ऊपर पैर रखते हैं तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर मेरे जैसे दूधा तो रोज मरेंगे, लेकिन राणू नहीं मरना चाहिए। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान के अंदर बेनीवाल जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, एक किसान के बेटे की, एक युवाओं की, बुजुर्गों की, नौजवानों की, हम रहे या नहीं रहे, आरएलपी पार्टी का नाम रहना चाहिए और सम्मानीय बेनीवाल जी का हाथ। जिस प्रकार से जो संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे राजस्थान में एक अलग जगाई है कि राजस्थान के अंदर 5 साल का इनका जो खेल है, 5 साल तुम 5 साल मैं, और अब तो मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि अगर गहलोत जी हटने वाले हों तो वसुंधरा जी उनका सहयोग करती है, और वसुंधरा जी को कुछ हो तो गहलोत जी सहयोग करते हैं। अगर सही मायने में इन दोनों का अगर पर्दाफाश किसी ने किया राजस्थान में तो सम्मानीय बेनीवाल जी है, जिसने ये पार्टी बनाकर आपको स्पष्ट रूप से आपने देखा पिछले 4 साल से। अब कई बार मैं देखता हूं बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जब किसान आंदोलन की बात हुई, न कांग्रेस सामने आई न बीजेपी वाले सामने आए। अगर हाईवे जाम करने की बात आई तो सम्मान्य नागौर से चलने वाले हनुमान जी बेनीवाल थे, जो उस ठंड के अंदर भी शारजापुर बॉर्डर को जाम करके सिर्फ आप लोगों के लिए वहां बैठे थे। कुछ लोग कहा करते थे डिस्पोजल कप में हमारे साथ बैठ के चाय पीते थे। मैं ग्रामीण अंचल से आया हुआ एकदम गरीब परिवार से, किसान परिवार से, मुझे अचंभा होता था कि एक विधायक डिस्पोजल कप में कैसे चाय पी रहा है, एक साधारण सी कुर्सी पे कैसे बैठा हमारे साथ। लेकिन जब उनकी काम करने की शैली देखी, और उस वक्त वो बात करते थे कि आप चिंता मत करो, नौजवानों के लिए अगर कोई विकल्प बनेगा वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विकल्प तैयार करेगी। आपको हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जिससे अगर आप मजबूती से और ईमानदारी से अगर प्रदेश के अंदर काम करोगे तो आप ही आने वाले कल के विधायक होंगे, आप ही आने वाले कल के सांसद होंगे। तो मुझे ये बात फंसती नहीं थी। मुझे ऐसे लगता था कि भाई साहब ऐसा कैसे संभव होगा। तो वो क्या करते थे कि राजस्थान के अंदर लाखों किसानों जवानों की रैलियां अपने करेंगे, प्रत्येक संभाग मुख्यालय में एक जगह पर रैली करेंगे, फिर अपनी पार्टी बनाएंगे, और पार्टी बनने के बाद आप जैसे नौजवान चुनाव लड़ेंगे। तो वो बात कुछ जस्ती नहीं थी। ऐसे लगता था कि एक निर्दलीय विधायक इतनी बड़ी बात कर रहा है, कैसे लाखों लोग आएंगे, कैसे बाड़मेर की धरती पे लाखों लोग आएंगे, कैसे बीकानेर की धरती पे नागौर के खींवसर के विधायक के कहने से लाखों लोग आएंगे, कैसे सीकर में लाखों लोग आएंगे, कैसे नागौर में आएंगे, कैसे जयपुर में आएंगे। लेकिन धीरे धीरे वो बात सत्य होती नजर आई, और मैं उनकी प्रत्येक रैली का साक्षी था, प्रत्येक रैली में एक सिपाही के नाते उनके साथ था। और मुझे गर्व है कि उन्होंने जैसा कहा वैसा करके बताया, और मेरे जैसे साधारण से परिवार के सैकड़ों नौजवानों को आज मजबूत राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने स्थापित कर दिया। आज मैं गांव के अंदर सरपंच भी हूं, लेकिन उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उस आशीर्वाद और उनके स्नेह की वजह से लोगों का विश्वास मेरे प्रति बढ़ा कि विजयपाल हनुमान बेनीवाल जी का सिपाही है, ये अपनी बात से मुकरेगा नहीं, जिस बात का बीड़ा ये उठाएगा उस बीड़े को पार लगाएगा। इसलिए मैं मेरी हर कामयाबी के पीछे मेरे आदरणीय गुरु, राजनीतिक संरक्षक और सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक उस हनुमान बेनीवाल जी की सदैव मैं अच्छे शब्दों में तारीफ करते हुए यही कहना चाहूंगा कि राजस्थान की हर जाति वर्ग के अंदर, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, हर गांव के अंदर हनुमान बेनीवाल जैसे अगर नेता तैयार हो जाए तो आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी हम जिन मूलभूत सुख सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा, इनका कौन ख्याल करेगा? हमारे लिए कौन लड़ेगा? हमारे लिए कौन बोलेगा? आज किसान बिजली के लिए तड़प रहा है, हमारे गांव के स्कूल के बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए तड़प रहे हैं, शिक्षा नहीं मिल रही। और हमारे लोगों को अधिकांश ऐसे लोग हैं जो अच्छा पौष्टिक खाना नहीं मिलता। बताओ उन लोगों के लिए कौन लड़ेगा, कौन बोलेगा? अब वक्त है हमें एक मजबूत सेना तैयार करने का। हम सब मिलकर अगर प्रयास करेंगे, आज इस मंच पर मेरे सामने 36 कौम के मेरे नौजवान साथी बैठे हैं, सभी जाति धर्म बिरादरी के लोग बैठे हैं। हनुमान बेनीवाल आपको मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, राजस्थान की धरती पर इकलौते नेता हैं
अगर उनकी चौखट पे कोई निराश आदमी गया है, वो गया उस वक्त निराश था, लेकिन निकलेगा तो उसके चेहरे पे एक खुशी होगी, एक अच्छी उम्मीद होगी, और वो धन्यवाद देते हुए और एक अच्छी दुआ देते हुए घर से निकलेगा। तभी हनुमान बेनीवाल जी का रथ आज तक यहाँ तक पहुंचा। और आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला। हमारे अग्रिम पंक्ति के लोगों ने, मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने सबने बताया कि आपको बता देना चाहता हूं, बहुत से नेताओं ने राजस्थान की धरती पे प्रयास किया था कि राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी बने, लेकिन साथियों सब असफल रहे, क्योंकि उनकी नीतियों में, उनकी रीतियों में कहीं न कहीं खामियां थी, उनमें सोच में फर्क था। वो राजा सही सोच के लोग थे, वो राजा बनना चाह रहे थे राजस्थान के अंदर, लेकिन विपरीत उसके हनुमान बेनीवाल जी ने एक जनता का सेवक बन के, जनता का दास बन के, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का संकल्प लिया था। और उसी का परिणाम है कि लाखों लोगों की दुआएं हैं हनुमान बेनीवाल के साथ और उनके कार्यकर्ताओं और उनके सिपाहियों के साथ, तभी आज उनकी अदालत यहाँ तक पहुंचा। आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास एक सांसद है, 3 विधायक है और 5 प्रधान है, नगर पालिका के चेयरमैन है, और मेरे जैसे सैकड़ों सरपंच हैं, और मेरे जैसे नौजवान ऊर्जावान लाखों कार्यकर्ताओं की हनुमान बेनीवाल के पास सशक्त फौज है। और मैं आपको पूरे दावे के साथ एक आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर एक उम्मीद करता हूं, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। हमारे भाई ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि मनमुटाव, बिल्कुल एक परिवार के अंदर अगर हम रहेंगे, छोटी मोटी बातें जरूर हो सकती है, लेकिन एकमात्र ये झंडा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा, हनुमान बेनीवाल का घर, हनुमान बेनीवाल का चेहरा आपको लक्ष्य अर्जुन की तरह मछली की आंख पर रखना है। आप मेरे से नाराज हो सकते हो, अगर मैं आपको नहीं मनाता हूं, आप मेरे सीनियर भाइयों के साथ आप अपनी बात रखें, और फिर अगर नहीं मानता हूं मेरे से नाराजगी रख लेना, लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो विचार हैं, उन विचारों को कमजोर मत करना, हनुमान बेनीवाल की उम्मीद को कमजोर मत करना, क्योंकि ये उम्मीद, ये सपने, उनकी आवाज, उनकी खुद की आवाज नहीं है, ये लाखों करोड़ों जो बेचार, लाचार, कमजोर, गरीब, मजदूर, किसान, जवान, उनकी आवाज हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं। किसी नेता की हिम्मत नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष के नेताओं के खिलाफ बोल दे, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष के नेताओं के खिलाफ बोल दे, क्योंकि सब बेईमान है, चोर लुटेरों की फौज है, वो कहीं न कहीं चोरी करते हैं, चोरी की गाड़ी कमाई उनके घरों पे पड़ी है। अगर ईडी, पुलिस, कोई इनकम टैक्स का अधिकारी हमारे घरों पे छापे नहीं मार ले, लेकिन हनुमान बेनीवाल खुलकर बोलता है और जो बात सही है उसका साथ देता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब भी राजस्थान में 36 कौम के किसी भी वर्ग पर, अगर किसी जाति विशेष के किसी भी आदमी पर संकट आया और जिसका समाचार हनुमान बेनीवाल जी को मिला, तुरंत उस जिले के वहां के स्थानीय सक्रिय कार्यकर्ता है उनको टेलीफोन करते हैं, प्रशासन के अधिकारियों को फोन करते हैं और ये कहते हैं कि इस काम का समाधान होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो मैं खुद समय मौका पे आऊंगा। ऐसी बात अगर राजस्थान के अंदर कोई नेता बोलता है, वो एकमात्र नेता हनुमान बेनीवाल है। साथियों, इस आवाज को, इस उम्मीद को कमजोर नहीं होने देने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, हमारे कंधों पर है। अगर हम सब लोग मिलकर एक शानदार वातावरण अगर हर जिले के अंदर बनाएंगे, तो मैं आपको पूरा भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आप चिंता मत करना, आने वाला कल हमारा मजबूत होगा। जब हम नौजवान साथी, आपके 3 भाई आपके बीच में बैठे, इन 3 चेहरे, डूंगर कॉलेज से कितने नेता निकले, आप ईमानदारी से बताओ, कितने नेता निकले? बहुत नेता निकले, छात्र संघों के अध्यक्ष भी बहुत रहे, कार्यकारिणी के लोग भी बहुत रहे, लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, एमएलए के चुनाव कितने नेता लड़े हैं? आज तक कोई नहीं लड़ पाया। हमारे जैसे घरों के बच्चों का एमएलए का फॉर्म भरना भी बहुत बड़ी बात थी। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं, हनुमान बेनीवाल जी को धन्यवाद देता हूं। चाहे वोट की बात नहीं है, वोट तो लोग हमारे ही लोग हैं, वोट देने वाले, तो वो धीरे धीरे समझेंगे, साथ होंगे। लेकिन पिछली बार का चुनाव था वैसा चुनाव नहीं होगा, अब की बार परिवर्तन का चुनाव होगा, एक नया सवेरा राजस्थान की धरती पर आएगा। हमारे जैसे नौजवान आपको प्रदेश के अंदर मजबूती से लड़ते हुए दिखेंगे, एक बदलाव की बात करते हुए दिखेंगे, और बदलाव की बात के साथ साथ ईमानदारी से काम करते हुए दिखेंगे। साथियों, एमएलए का फॉर्म भरना बहुत बड़ी बात है हमारे जैसे घरों के लोगों के लिए। उसमें 10,000 रुपए की जमानत राशि भी नहीं है हमारे घरों पे, कितनी बड़ी बात है। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी ने हमें एक सपना दिखाया है कि आप लोगों के लिए लड़ो, लोगों के हक और अधिकार की बात करो। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आज जो मेरे सामने बैठे हैं, कल वो मंच पर होंगे, कल वही नेता
गांव के सरपंच होंगे, पंचायत समिति के सदस्य होंगे, जिला परिषद के सदस्य होंगे, प्रमुख प्रधान बनेंगे, एमएलए बनेंगे, एमपी बनेंगे। जो लड़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो घर पे बैठेगा उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए संकल्प ले लो, अपनी बात को मजबूती से उठाने शुरू करो। आप जिन जिन गांवों से आए हो, प्रत्येक गांव के अंदर आज एक आपका छोटा या बड़ा भाई हूं। एक बात इस मंच से मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोगों के पास जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार में लोग हैं, पूरे राजस्थान के अंदर मैंने देखा, महसूस किया, कोई बड़ा धनासेठ नहीं, सब हम एक जैसे घरों के लोग हैं। इसलिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई आती है, वो चुनौती है धन की। पैसे नहीं किसी के पास, बिना पैसे अगर कोई कैसे लड़ सकता है, इसका मैं आपको एक बहुत बढ़िया एक आइडिया, मेरा जो विचार है वो आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपको पसंद आए तो उस पर काम करना, और मैं उम्मीद करता हूं अगर हम सब लोग मिलकर उस पर काम करेंगे तो बिना पैसे, बिना धन बल के, अपनी अच्छी सोच के, अच्छे विचारों को आगे बढ़ाकर हम कामयाब हो सकते हैं। साथियों, हम जिस पीढ़ी के अंदर है, हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, वो दौर है इंटरनेट का। किसका है? सोशल मीडिया का। वो दौर है हाईटेक जमाने का। आप मोबाइल देख सकते हो, गांव का कोई भी नौजवान ऐसा नहीं जिसके हाथ में मोबाइल नहीं है। सबके हाथ में मोबाइल है, हमारे बूढ़े बुजुर्गों के हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल पहुंच गया, घर की गृहिणी के हाथ में मोबाइल है। तो सोशल मीडिया एकमात्र आपको और हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करके हमारी पार्टी की रीति नीति को गांव ढाणी तक पहुंचाकर, शहर के कस्बों में मजबूती से उठाकर हम राजस्थान की सत्ता को बेईमान लोगों से दूर करेंगे और अच्छे लोगों को सत्ता के शीर्ष पे बिठाएंगे और बदलाव की बात करेंगे। और राजस्थान के अंदर अपराध मुक्त, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और किसानों को संपूर्ण बिजली फ्री मिले और टोल मुक्त राजस्थान हो, बेरोजगार मुक्त राजस्थान हो, एक अच्छे मजबूत लोकायुक्त की स्थापना इस राजस्थान के अंदर हो, ऐसा संकल्प हम सब लोग लेकर निकलेंगे तो हम निश्चित तौर पर कामयाब होंगे। साथियों, अगर आज पुलिस थाने के अंदर हमारे लोग जाते हैं, आज भी भयभीत रहते हैं, तहसील के अंदर जाते हैं, तहसीलदार से बात करने की हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, आप सब लोग हिम्मत रखो, अपने अपने गांव के अंदर जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को प्रमुखता से उठाओ। आपसे समाधान नहीं हो, आप अपनी बात को सोशल मीडिया से, टेलीफोन के माध्यम से हमारे तक पहुंचो। हम प्रयास करेंगे, आप तक पहुंचेंगे, आप तक अधिकारियों को पहुंचाने का काम करेंगे, आपकी बात को सिरे लगाने का काम करेंगे। अगर हमसे भी समाधान नहीं हुआ तो हमारी पार्टी के विधायक इस पे काम करेंगे और विधायक जी भी अगर इसमें कहीं असमर्थ नजर आएंगे तो हमारे पास जो ब्रह्म शस्त्र है वो हनुमान बेनीवाल है। और जहां हनुमान बेनीवाल का नाम चला जाता है वो कोई काम आज तक मैंने नहीं देखा। पिछले 7 साल से हनुमान बेनीवाल जी के साथ मैं काम कर रहा हूं। मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, जिस काम को, जिस वीडियो को हनुमान जी ने उठाया है, जिस बात के लिए हनुमान बेनीवाल जी ने टेलीफोन किया है, वो ऐसा कोई काम नहीं जो काम नहीं हुआ। इसलिए साथियों, एक मजबूत संकल्प लेकर आप यहां से अपने घरों की ओर जाएंगे और सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करेंगे और उस पर अपनी विचारधारा को, अपनी रीति नीति को और पूरे अनुशासन के साथ उठाएंगे। और एक शिकायत जो हमारी हमेशा आप लोगों के साथ रहती है और आप लोगों की हमारे साथ रहती है, वो शिकायत ये है, उसमें आप भी उतने भागीदार हो और हम भी उतने भागीदार हैं। उस शिकायत को हम सब लोग मिलकर, आज परिवार है हमारा, इस परिवार के साथ बैठे और इसका समाधान करेंगे। एक जो समय मिले आपको, पार्टी की गाइडलाइन मिले, जिला कार्यकारिणी का धन्यवाद देता हूं, बहुत शानदार आयोजन आप लोगों ने किया। लेकिन जो समय मिले, समय क्या था? 11 बजे का समय रखा था ना, 11 बजे का समय था और हम पहुंच रहे 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे तक। साथियों, जिस फौज के अंदर अनुशासन नहीं है वो फौज कभी जंग नहीं जीत सकती। आपका जैसा कैप्टन है, वो कैप्टन ना तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, ना कांग्रेस के पास है, ना किसी दूसरे दल के पास है। आपके सेनापति बहुत मजबूत है, लेकिन आप और हमारे अंदर अगर अनुशासन जिस दिन आ गया, हम समय के पंक्चुअल हो गए, आप याद रखना इस बात को, दिनों दिन आपकी रफ्तार बढ़ेगी। आप ये मत समझना कि आज हमारी संख्या कम है, हमारे साथ वही लोग जुड़े जो गरीब घरों से, दैनिक मजदूरी दिहाड़ी करने वाले लोग हैं, किसान परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। इसलिए आप और हम जिन परिवारों से आते हैं वो लोग आज खेतों में काम कर रहे हैं। और हमारा कोई इतना बड़ा मकसद नहीं था कि लोगों को फोर्स करके बुलाए। कांग्रेस बीजेपी के लोग जैसे गाड़ियां बेचते हैं, टिफिन देते हैं और प्रेशर देते हैं। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप मजबूती से लड़ना, आप अच्छी शिक्षा ग्रहण करो, शिक्षा के क्षेत्र में आप अगर कामयाब नहीं होते हो तो मजबूत मन से
अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू कर दो। अब राजनीति एकमात्र ऐसा विकल्प आपके पास बचेगा लास्ट में, जिसमें आप अच्छाई के रास्ते पे आगे चल के अपने लोगों का भला कर पाओगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, आपके पास इतना शानदार और जबरदस्त प्लेटफॉर्म आपको मिला है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इस जीवन में हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाका और उन जैसा कप्तान हमें दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए उनके सानिध्य में उनके विचारों को गांव ढाणी तक पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दो। आपके समय बहुत कम बचा है। 1 साल का समय अपने से बड़ों का आदर करना शुरू कर दो। छोटा मोटा मनमुटाव है, उस मनमुटाव को अपने पास के साथी से बोल के खत्म करो और एक दूसरे का सम्मान करो, आदर करो। अगर अपने से छोटा भी आपको मिले, उसके नाम के आगे आदर सूचक शब्द जी लगा के बात करो। अगर बड़ा मिले, भैया बोलो, भाई साहब बोलो, नेता बोलो, नेताजी बोलो। इससे आपका संगठन मजबूत होगा, आपका अनुशासन गांव ढाणी तक पहुंचेगा। आपको देखकर ही लोग बोलेंगे, आपको देखकर ही लोग सीखेंगे, आपको देखकर ही लोग काम करेंगे। और आज मैं आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीकानेर जिले के अंदर जिस भी थाने के आगे, जिस भी तहसील के आगे, जिस भी बिजली की दफ्तर के आगे जहां भी धरना दिए है, जो भी मांग उठाई है, सारी मांगे पूरी हुई है। आप जिक्र कर रहे थे कि पवन शर्मा के परिवार को न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार ने किया। मैं कहता हूं हमारे साथ और भी बहुत से लोग थे, लेकिन पूरे दावे के साथ कह सकता हूं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरे अनुशासन के साथ उन भाइयों के साथ मिलकर लड़ी थी। वहां और भी नेता थे, उनका भी मैं धन्यवाद हर जगह देता हूं। जो लड़ता है उसका सम्मान करना सीख लो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, किसी पार्टी का हो। जो लड़का है उसका सम्मान करो, आप निश्चित तौर पे आपका सम्मान होना शुरू हो जाएगा, आप कामयाब होने शुरू हो जाएंगे। और मैं बीकानेर की पूरी फौज को इस प्रकार से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके काम, आपके जो अग्रिम पंक्ति में लोग बैठे हैं, यहां तक पूरे हो जाएंगे। आपको हनुमान बेनीवाल जी को तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं है। एक तो बिना वजह हनुमान बेनीवाल जी को हम फोन नहीं करेंगे, क्योंकि एकमात्र नेता है जो पूरे राजस्थान के टेलीफोन उठाता है। कोई नेता को सरपंच बनते ही वो पीए रख लेता है, वार्ड पंच बनते ही वो फोन नहीं उठाता। ऐसा एटीट्यूड राजस्थान की राजनीति में नेताओं ने स्थापित कर दिया। इस कल्चर को खत्म करना है और हनुमान बेनीवाल जी जैसे नेता को बेवजह में परेशान नहीं करना, पूरे अनुशासन से हमें काम करना है। आपकी पीड़ा को आप हमारे तक पहुंचाइए या व्यक्तिगत तौर पे आ जाइए, और अगर फिर भी समाधान नहीं हुआ, फिर आपके अग्रिम पंक्ति के लोग हनुमान बेनीवाल जी से बात करेंगे, आपको मिलवाएंगे, आपका काम होगा। अब अंतिम 1 साल है 2023 का जो संकल्प है हमारा, 2023 के अंदर इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को और इस सड़ी गड़ी व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरी मजबूती के साथ लड़ना है और हनुमान बेनीवाल जी को हनुमान बनाकर इन बेईमानों की लंका में आग लगाने का काम करना है और भ्रष्टाचार राजस्थान बनाना है। ऐसा संकल्प लेकर आज हम लोग अपने घरों की ओर जाएंगे और नई ऊर्जा के साथ आने वाले कल से शुरुआत करेंगे। आप सब लोग आए, प्रत्येक नौजवान साथी का मैं दिल से
चैन खोया, ईश्वर छोड़ जिंदगी सुखी चैन खोया।